नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की, तुर्की के स्वीडन को नाटो में शामिल होने को लेकर हरी झंडी की, बीबीसी के ऊपर लगे आरोप पर पीएम ऋषि सुनक की 2 टूक की, और तो और इजराइल की न्यायपालिका में बदलाव की योजना की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सदस्यता की समय सीमा तय न किया जाने को बेतुका। नाटो प्रमुख ने कहा सही समय आने पर किया जाएगा शामिल। रूस की कड़ी चेतावनी, कहा अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की नाटो कर रहा है गलती। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने छोड़ी जिद, स्वीडन की नाटो सदस्यता को दी मंजूरी। नाटो प्रमुख ने बताया ऐतिहासिक कदम। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे सदस्य देशों ने तुर्की के फैसले का किया स्वागत। रूस ने कहा तुर्की ईयू का सदस्य बनाए जाने का ना पाले भ्रम। दक्षिण चीन सागर और म्यांमार का मुद्दा, आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक के पहले दिन रहा छाया। इंडोनेशिया में चल रहे 2 दिवसीय बैठक में नहीं पहुंचे चीन के विदेश मंत्री, खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। इजराइल की संसद से मिली शुरुआती मंजूरी के बाद पिछले कई महीनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। सरकार की न्यायपालिका में बदलाव की योजना के खिलाफ लोगों ने राजमार्ग किया जाम। विधेयक 56 के मुकाबले 64 मतों से संसद से पारित। टेस्टोस्टेरोन स्तर नियम से जुड़े मामले में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन महिला एथलीट कैस्टर सेमेन्या के पक्ष में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने सुनाया फैसला। कहा स्विस सरकार ने सेमेन्या को भेदभाव से नहीं बचाया। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। बैठक में नाटो देश अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की रूपरेखा तय करने के साथ साथ सेना और रसद को उन्नत करने के बारे में मार्गदर्शन भी इसमें शामिल होगा। ऐसे में इसमें स्वीडन पर तुर्की की अड़चन दूर होने के बाद यूक्रेन सदस्यता जैसे अहम मुद्दों पर विचार प्रमुख रूप से शामिल है। स्वीडन पर तुर्की की अड़चन दूर होने के बाद यूक्रेन की सदस्यता जैसे अहम मुद्दों पर विचार करने के लिए लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। बैठक में नाटो देश अपनी क्षेत्रीय योजना की रूपरेखा तय करने के साथ सेना और रसद की उन्नत के बारे में भी चर्चा करेंगे। बैठक में रूस के हमलों से बचाव के लिए शीत युद्ध के बाद सैन्य संगठन की पहली व्यापक नीति को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में हिस्सा लेने की यूक्रेन के राष्ट्रपति भी विल्नियस पहुंच चुके हैं। विल्नियस रवाना होने से पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि नाटो सदस्यता को लेकर यूक्रेन को कोई समय सीमा नहीं देना बेतुका कदम है। उन्होंने कहा कि वहीं यूक्रेन को आमंत्रित करने के लिए शर्तों के अस्पष्ट शब्द जोड़े गए हैं। नाटो बार बार कह रहा है कि यूक्रेन रूस के साथ जब तक जंग की स्थिति में है तब तक नाटो से नहीं जुड़ सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति नाटो से समय सीमा तय किए जाने का आश्वासन मांग रहे हैं। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड जैसे देश चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। रूस केवल ताकत को समझता है और हमें मजबूत होना चाहिए और वो दीवार बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और उस दीवार का मतलब होगा कि यूक्रेन नाटो परिवार के भीतर है। इस बीच फ्रांस ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की आपूर्ति करने की घोषणा की है। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई में मदद करने के लिए सैन्य सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। मई में ब्रिटेन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो की आपूर्ति करने की घोषणा की थी। स्टॉर्म शैडो के फ्रेंच वर्जन स्काल्प की रेंज करीब 250 किलोमीटर है।
मैक्रो ने कहा कि यूक्रेन से मिसाइल का रूस के खिलाफ प्रयोग न करने का आश्वासन मिलने के बाद इसकी आपूर्ति की जाएगी। Et puis compte tenu de la situation मैंने हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि यूक्रेनी सैनिकों को दूर तक हमला करने की क्षमता मिल सके। d'armes इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि नाटो अपनी सीमाओं को रूस की ओर बढ़ाकर गलती कर रहा है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि नाटो सैन्य गठबंधन में स्वीडन और यूक्रेन के संभावित प्रवेश के जवाब में रूस उचित और समय पर उपाय करेगा। развертыванием инфраструктуры альянса मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रूसी संघ के सभी वैध सुरक्षा हितों की रक्षा की जाएगी और हम जानते हैं कि कौन से उपाय करने होंगे और व्यवहारिक रूप से उन्हें लागू करना होगा। я вас заверю, что मॉस्को से सुरक्षा खतरों पर चर्चा के लिए नाटो की बैठक शुरू होने से पहले रूस ने कीव और ओडेसा पर ड्रोन हमले किए। राजधानी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सेना ने कहा है कि ड्रोन गिराए जाने के बाद गिरे मलबे ने क्षेत्र में कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी सेना ने 28 में से 26 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। और वहीं तुर्की ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को हरी झंडी दिखा दी है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के नाटो से जुड़ने का प्रस्ताव अपनी नेशनल असेंबली में पेश करने के लिए तैयार हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही पारित भी हो जाएगा। हालांकि इसके लिए किसी तारीख की घोषणा अब तक नहीं की गई है। नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन की राह में लंबे समय से रोड़ा बने तुर्की के राष्ट्रपति ने आखिरकार अपना रुख नरम कर लिया है और स्वीडन के लिए सैन्य गठबंधन का बंद दरवाजा खोल दिया है। नाटो के प्रमुख ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। एर्दोआन स्वीडन के लिए प्रवेश प्रोटोकॉल को जल्द से जल्द तुर्की नेशनल असेंबली में भेजने पर सहमत हो गए हैं। याद रहे कि तुर्की की आपत्तियों के कारण स्वीडन का नाटो में शामिल होने का मामला 1 साल से रुका हुआ था। तुर्की स्वीडन पर कुर्द उग्रवादी संगठनों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाता रहा है। पिछले महीने स्टॉकहोम में एक व्यक्ति द्वारा कुरान को आग लगाए जाने के बाद तुर्की ने एक बार फिर नाटो में शामिल होने पर स्वीडन के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया था। गठबंधन में शामिल होने के आवेदन को सभी नाटो सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। फिनलैंड को अप्रैल में मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन तुर्की और हंगरी ने स्वीडन के अनुरोध को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। हंगरी ने पिछले हफ्ते हरी झंडी दिखा दी थी। बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रपति एर्दोआन ने स्वीडन की नाटो सदस्यता के बदले तुर्की के लिए ईयू सदस्यता की मांग रख दी। तुर्की में ईयू के शामिल करने की बात 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन एर्दोआन के कार्यकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के कारण 2016 से वार्ता अनिश्चित काल के लिए रुकी हुई है। स्वीडन ने तुर्की की इस मांग का समर्थन किया है। यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच सहयोग पर स्वीडिश स्थिति दशकों पुरानी है। इस वर्ष के अंत के दौरान हम तुर्की के साथ बेहतर सहयोग कैसे हासिल करें, इस पर बातचीत फिर से शुरू करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत दूसरे देशों ने तुर्की के इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कांग्रेस के परामर्श से तुर्की को F-16 लड़ाकू जेट देने के लिए तैयार है। कुछ नाटो सदस्यों का मानना है कि तुर्की अमेरिका से हथियार खरीद को स्वीडन की सदस्यता पर दबाव के तौर पर उपयोग कर रहा है। तुर्की ने अक्टूबर 2021 में $20 बिलियन के लॉकहीड मार्टिन कॉर्प F-16 लड़ाकू विमान और अपने मौजूदा युद्धक विमानों के लिए लगभग 80 आधुनिकीकरण किट खरीदने का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति तुर्की को F-16 के हस्तांतरण किए जाने का शुरू से समर्थन कर रहे हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हित में है, ये नाटो के हित में है कि तुर्की को वो क्षमता मिले। स्वीडन को नाटो की सदस्यता दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए रूस ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। हमारे बीच मतभेद हैं, हम उन्हें छुपाते भी नहीं हैं, लेकिन हमारे संबंधों का एक और हिस्सा भी है जो हमारे दोनों देशों के सर्वोत्तम हितों को पूरा करता है। सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया 2004 में नाटो से जुड़े। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं।
यूक्रेन कई साल से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। और वहीं बीबीसी के एक प्रस्तोता पर आरोप के बाद उसे निलंबित कर देने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल एक किशोर को अश्लील तस्वीरों के लिए हजारों पाउंड का भुगतान बीबीसी प्रस्तोता ने किया था, जिसके बाद इस मामले में फजीहत होते देख ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बयान जारी किया और कहा कि बीबीसी प्रस्तोता के बारे में सन अखबार में लगाए गए आरोप चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। विवाद बढ़ने के साथ भले ही बीबीसी ने एक प्रस्तोता को निलंबित कर दिया हो, लेकिन उस पर कसा मर्यादा का फंदा ढीला पड़ता नहीं दिख रहा है। इस मामले में फजीहत होते देख ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीबीसी प्रस्तोता के बारे में सन अखबार में लगाए गए आरोप चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। बीबीसी प्रस्तोता के बारे में सन अखबार में लगाए गए आरोप चौंकाने वाले और चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को आश्वासन दिया गया है कि बीबीसी मामले की जांच कर रहा है और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो कठोर है और तेज होगी। पूरे मामले में बीबीसी के महानिदेशक टीम डेवी से भी सफाई मांगी गई है। दरअसल प्रेजेंटर को इस आरोप के बाद निलंबित कर दिया गया कि उसने एक किशोर को अश्लील तस्वीरों के लिए हजारों पाउंड का भुगतान किया था। ब्रिटेन की सरकार में एक मंत्री ने कहा है कि पहले बीबीसी के महानिदेशक टीम डेवी से गंभीर चिंताजनक आरोपों के बारे में बात की थी, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि बीबीसी इस मामले की तेजी और संवेदनशीलता से जांच कर रहा है। ब्रॉडकास्टर ने कहा कि उसे पहली बार मई में एक शिकायत के बारे में पता चला, लेकिन गुरुवार को इसके बारे में अन्य तथ्य सामने आए। जब गुरुवार को नई जानकारी सामने आई तो बीबीसी को प्रस्तोता को निलंबित करने में रविवार तक का समय लग गया। बीबीसी के प्रति निष्पक्ष होने के लिए वो कहेंगे कि देखो ये एक जटिल सूक्ष्म वातावरण है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए हमें इस पर काम करने का समय दें। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि बीबीसी को इस मामले के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन ये कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी और न ही इसमें किसी तरह का आरोप था। मामला इतना तूल पकड़ गया है कि ब्रिटिश संसद को भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। Well, I think the single most important point I want to make is that when allegations of these nature ये बीबीसी के लिए भी उचित नहीं है जो एक महत्वपूर्ण काम करता है। मैं यहाँ बीबीसी को कोसने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अपना घर व्यवस्थित करने की जरूरत है और उन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा आपके पास बहुत सारे पीड़ित होंगे, जो एक बेहद चिंताजनक आरोप है। गौरतलब है कि द सन अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एक अज्ञात बीबीसी प्रेजेंटर ने 3 साल की अवधि में फोटोज के लिए आरोपकर्ता के बच्चे को 35,000 पाउंड से अधिक का भुगतान किया। यह भी दावा किया गया है कि प्रस्तोता उस युवा व्यक्ति के परिवार द्वारा मई में बीबीसी से शिकायत करने के बाद 1 महीने तक ऑन एयर दिखाई दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भुगतान शुरू होने के समय वह 17 वर्ष का था। और उधर फ्रांस में बैस्टल डे परेड की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बैस्टल डे परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस पहुंचे भारतीय सेना के जवानों का जोश देखते ही बनता है। परेड में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तीनों सेना के टुकड़ी के जवान जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारी संवाददाता मेघना देव ने कंटिजेंट लीडर्स से खास बातचीत की। आप भी देखिए। बैस्टिल डे परेड में जो चार्ल्स एलिस पर जो कंटिंजेंट्स भारत के जो वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना की जो कंटिंजेंट्स मार्च करेंगे, उनके लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कितने लोग हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सर बताइए कि किस किस्म की तैयारियां हैं और कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग हैं पूरे कंटिजेंट में? हमारे पास टोटल यहाँ पे 70 इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें 3 जेसीओज और 1 ऑफिसर जो कि कंटिजेंट कमांडर होगा वो है। तैयारी हमने इसकी जून के महीने से शुरू कर दी थी और अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरीके से हमारा रिहर्सल भी चल रहा है। तो आई एम श्योर हम जो परफॉर्मेंस देंगे शॉन्जलीजे पे, इट विल बी ग्रेट स्पेक्टिकल फॉर एवरीवन।
हमारे साथ नौसेना के भी जो कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बताइए कितना जोश है और खासतौर पर ड्रिल का जो तरीका है वो काफी अलग नजर आ रहा है, जो फ्रेंच ट्रूप्स जो ड्रिल कर रहे हैं उसके साथ। जी आपने एकदम सही बात बोला, जोश की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। इनफैक्ट हमारे सारे लोगों को कितनी बार फ्रांसीसी लोगों ने अप्रोच किया और वो एक ऑलमोस्ट बिविल्डर्ड है कि हम हाथ इतना ज्यादा कैसे स्विंग कर सकते हैं, बिकॉज इनकी ड्रिल थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो हर बार जितनी बार भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम 1 या 2 इंसान तो आके फ्रांस के पूछते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना हाथ इतना तेज स्विंग कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एकदम नेचुरल है, बिकॉज ये ड्रिल हमारे लिए नॉर्मल है। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, अकॉम्प्लिश्ड हेलीकॉप्टर पायलट हैं। कितना अहम देखती हैं ये जो परेड है उसमें जो हिस्सा ले रही है भारतीय वायुसेना की कंटिंजेंट, क्योंकि वायुसेना का भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है इंडिया और फ्रांस का जो वायुसेना है उनके बीच। हाँ, हमारा वायुसेना का फ्रांस कंट्री से बहुत ज्यादा पहले से टाइज हो रखे हैं। दे कीप डूइंग लॉट ऑफ मिशंस। दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अगेन 2009 के बाद ये दूसरी बार है जब हम फ्रांस की धरती पे अपनी मार्चिंग कर रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड ऑनर, नो डाउट। एंड जो जैसे हमारे रिपब्लिक डे पे हम मार्च करते हैं उससे ज्यादा, बल्कि इंथुजियाज्म उससे ज्यादा जोश से यहाँ पे हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और फाइनली बैस्टिल डे पे मार्च करने के लिए रेडी है। बिल्कुल, तो एक तरीके से जब चार्ल्स एलिज़ी पर जो परेड होगी और जो भारतीय वायुसेना, नौसेना और भारतीय सेना का जो कंटिंजेंट्स रहेंगे, जो मार्च करेंगे, बेहद गर्व का अनुभव होगा जब वहां पर परेड होगी। और बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस के दौरान जब ये परेड जो है, जो कंटिंजेंट्स हैं, ये चार्ल्स एलिज़ी पर मार्च करेंगे। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, फ्रांस। और अब बात एशिया की। दक्षिण पूर्व एशिया के शीर्ष राजनयिक दक्षिण चीन सागर के तनावों और म्यांमार के खूनी राजनीतिक संकट का समाधान करने के दबाव के बीच आज इंडोनेशिया में एकत्रित हुए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक क्षेत्र की चुनौतियों के साथ निपटने में इस समूह की एकता और विश्वसनीयता पर घिरे संदेह के साए में हो रही है। 2021 में एक सैन्य तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद म्यांमार के सैन्य शासकों ने इस शांति योजना पर सहमति दिखाई थी और हिंसा को तत्काल रोकने का आह्वान किया था। इस सप्ताह के अंत में आसियान पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक भी करेगा। इन बैठकों में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भागीदारी करेंगे। और उधर इजराइल की न्यायपालिका में बदलाव की योजना के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम, हाइफा व तेल अवीव को जोड़ने वाली सड़कों पर यातायात बाधित किया। सरकार की इस योजना को लेकर देश के लोगों की राय बटी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संसदीय गठबंधन द्वारा उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने वाले एक विवादित विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दिए जाने के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। पिछले कई महीनों से इजराइल ऐसे ही उग्र प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। मंगलवार से ये प्रदर्शन और तेज हो गया जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संसदीय गठबंधन ने उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने वाले एक विवादित विधेयक को मंगलवार को प्रारंभिक मंजूरी दे दी। इसके साथ ही देश में न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हो गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराते हुए मुख्य व्यापार केंद्र तेल अवीव और यरूशलेम के प्रवेश द्वार के पास चौराहों और राजमार्गों पर सुबह यातायात को रोक दिया। कुछ लोग सड़कों पर लेट गए जबकि अन्य ने आग लगा दी। जब पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गईं। एक बार जब हम अपने लोकतंत्र को नष्ट कर देंगे तो इस देश का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए हमें सरकार की इस बुरी चाल के खिलाफ लड़ना होगा और मजबूत होना होगा।
न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तनों से जुड़े विधेयक को विरोधी देश को तानाशाही की ओर ले जाने वाला बता रहे हैं। संसद में विधेयक के गुण दोष पर 3 चर्चाओं में से पहली चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। आलोचकों का कहना है कि इस नियम को हटाने से सरकार को मनमाने फैसले लेने, अनुचित नियुक्तियां करने या लोगों को नौकरी से निकालने की अनुमति मिल जाएगी और भ्रष्टाचार के दरवाजे भी खुल जाएंगे। इस विधेयक को संसद में 56 के मुकाबले 64 मतों से पारित कर दिया गया। मैं न्यायिक संशोधन 5 को अनुमोदित करता हूं। यह अपनाया जाएगा और विधि एवं न्याय की संवैधानिक समिति को भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने के बाद से देश के अधिकांश हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। न्यायपालिका में बदलाव का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने पूरे दिन राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बार बार के आश्वासन का भी प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अदालत सरकार की कार्रवाई और नियुक्तियों की वैधानिकता को देखना जारी रखेगी। सरकार और इसके मंत्री पक्षपात और अपने हितों के मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की इस नई योजना से अदालत की शक्ति काफी कम हो जाएगी। इजरायली अदालतें संसद से बने कानूनों की समीक्षा नहीं कर पाएंगी और न ही उन्हें खारिज कर पाएंगी। इसके अलावा संसद में बहुमत के जरिए अदालत के फैसले को बदला जा सकेगा। नए कानून के तहत उच्चतम न्यायालय समेत सभी अदालतों में सरकार की मंजूरी के बाद ही न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकेगी। इसके तहत मंत्रियों के लिए अटॉर्नी जनरल की सलाह मानना बाध्यकारी नहीं रह जाएगा। और वहीं संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों को सामूहिक रूप से हिरासत में लेकर फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को खुली हवा वाली जेल में बदलने का आरोप लगाया। 1967 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक फ्रांसिस्का अल्बनीज ने कहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को व्यापक, व्यवस्थित और मनमाने ढंग से हिरासत में लिया। और अब बात विश्व संस्कृति की। ,800 मीटर की दौड़ में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन रही कैस्टर सेमेन्या के पक्ष में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने फैसला सुनाया है। यह फैसला महिला एथलीटों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़े मामले का है। दरअसल दूसरी महिलाओं के मुकाबले 32 वर्षीय कैस्टर का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर थोड़ा अधिक है, जिसके चलते एथलेटिक्स फेडरेशन के नियमों के अनुसार कैस्टर को ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। क्या है इन नियमों के मायने, आइए जानते हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने महिला एथलीटों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर से जुड़े मामले में 800 मीटर की दौड़ में 2 बार की ओलंपिक चैंपियन कैस्टर सेमेन्या के पक्ष में फैसला सुनाया है। 32 वर्षीय कैस्टर का जन्म DSD यानी यौन विकास में अंतर के साथ हुआ था। दूसरी महिलाओं के मुकाबले उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर थोड़ा अधिक है। इसी के कारण कहा गया कि अगर वो महिला श्रेणी में दौड़ना चाहती हैं तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम कराने होंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द एथलीट्स फेडरेशन ने सेमेन्या के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा बताते हुए उनके महिला श्रेणी में दौड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ वो द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स गईं तो उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली। उनसे कहा गया कि वो दवाइयों के जरिए अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्तर को कम करें या पुरुषों की श्रेणी में दौड़ें। स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी पक्ष को बरकरार रखा। कैस्टर ने स्विट्जरलैंड की सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा नहीं किए जाने को लेकर यूरोपीय मानवाधिकार अदालत का रुख किया। ईयू की अदालत ने पाया कि स्विस सरकार सेमेन्या को भेदभाव से नहीं बचा पाई, जब वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया। सेमेन्या ने तर्क दिया कि टेस्टोस्टेरोन कम करने वाली दवा लेने से उनका स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है और साथ ही पिछली दोनों अदालतों के फैसले ने उनकी प्राकृतिक क्षमताओं पर भरोसा करने के अधिकार से वंचित कर दिया है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, ये पुरुषों के शरीर में ही होता है। इसकी मात्रा 300 से 1000 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच हो सकती है। टी लेवल से मूड, शारीरिक और मानसिक सक्रियता तय होती है। महिलाओं में इसकी मात्रा 20 से 30 होती है, जिसे ना के बराबर माना जाता है। कैस्टर सेमेन्या के शरीर में ये टी लेवल बढ़कर 400 से 500 के बीच हो गया। इसी वजह से
वो अन्य महिला एथलीटों से जेनेटिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हैं। एथलीट्स के लिए अच्छा टी लेवल बेहद अहम होता है। टी लेवल जितना अच्छा उतना ही अच्छा स्टेमिना और स्ट्रेंथ। अमूमन पुरुष एथलीट्स में टी लेवल 500 से ज्यादा होता है। एक्सरसाइज करने, मनपसंद खाना खाने, पसंदीदा काम करने तक से टी लेवल बढ़ता है। 1000 में महज 7 महिलाओं में ही टी लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। अनुमान के मुताबिक दुनिया में 1% से भी कम महिलाओं में ऐसे मामले देखे जाते हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ईयू की अदालत का ये फैसला एथलीट्स फेडरेशन को अपने नियम बदलने पर मजबूर करेगा या नहीं, और सेमेनिया अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक में हिस्सा ले पाएंगी या नहीं। सेमेनिया 800 मीटर में 2012 और 16 की ओलंपिक चैंपियन है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नियम के तहत 2019 में उन्हें इस स्पर्धा में दौड़ने से रोक दिया गया और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपने खिताब का बचाव भी नहीं किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।